क्या हुआ, क्या हुआ? कई आवाजें आईं। सारे ही लोग उसके गिर्द जमा हो गए थे। इमरान ने दोनों हाथों से अपने कान पकड़ लिए और बोला, ख्वामख्वाह कुत्ते को भी ना मारो। ये नसीहत आज ही समझ में आई है। अरे कुछ बकोगे भी? फयाज फिर धाड़ा। इस कब्रिस्तान से उकताकर उगवी पार्क में चला गया था। वहां एक कुत्ते को पत्थर मार दिया। पत्थर मारना ही था कि कुत्ता दो टांगों पर खड़ा होकर दौड़ने लगा। आदमियों की तरह गुफ्तगू करो इमरान। आदमी ही था। इमरान सर हिलाकर बोला। ये बात तो पिट जाने के बाद ही समझ में आई थी कि वो कुत्तों की तरह चल रहा था, यानी घुटनों के बल। पत्थर लगते ही उठकर भागा, लेकिन फिर पलट पड़ा। मैंने ठोकर खाई और गिर पड़ा। इसने मुझे कुचल कर रख दिया। फयाज उसे तीखी नजरों से देख रहा था। मगर आप इस वक्त उगवी पार्क में क्या कर रहे थे? डॉक्टर जबी ने पूछा। मैं पूछता हूँ, आप इस वक्त यहाँ क्या कर रही हैं? आपको तो उगवी पार्क में होना चाहिए। क्या बकवास है? बकवास नहीं, बल्कि मशवरा, क्योंकि इसे एक डॉक्टर की जरूरत है। किसे डॉक्टर की जरूरत है? फयाज गुर्राया। जिसे मैं कुचल कर डाल आया हूं। जब देखा कि किसी तरह छोड़ता ही नहीं, तो इसका सर एक दरख्त के तन्ने से टकरा दिया। कभी नारियल फूटने की आवाज सुनी है कप्तान साहब? ओह, कहां, किधर? एक आदमी दरवाजे की तरफ झपटा, लेकिन बकिया लोग वहीं खड़े रहे। और फिर वो आदमी भी दरवाजे तक जाकर पलट आया। इसने पहले वहां रुककर चुंधियाई हुई नजरों से दूसरों की तरफ देखा था। उसे शायद तवक्का थी कि इसके पीछे कुछ और लोग भी बढ़ेंगे। ही। वो करीब आकर खफत आमेज अंदाज में हंसता हुआ बोला, कौन जाने ये बात इन हजरात ने कही है। हो सकता है हवा से लड़ते रहे हों। आप मुझे झूठा कह रहे हैं मिस्टर गरीब? इमरान बोला। मेरा नाम नजीब है। नजीब गुर्राया। आप ये बताइए, आप इस वक्त उगवी पार्क में क्यों गए थे? मुझे किसी ने मना नहीं किया था कि रात को उगवी पार्क में ना जाऊं। मेरे साथ आओ। फयाज दरवाजे की तरफ बढ़ता हुआ बोला। आऊं या लंगड़ाऊं तुम्हारे साथ? इमरान ने मुर्दसी आवाज में कहा, और वो सब बेसख्ता हंस पड़े। चलो। फयाज ने पलटकर इसका बाजू पकड़ लिया, और फिर वो सारी भीड़ इनके पीछे चल पड़ी। खान दिलावर भी आ गया था। खवातीन हाल में रुक गईं। इस वक्त इमरान के पास कैमरा नुमा ट्रांसमीटर नहीं था, लेकिन छुपाते वक्त इसके जहन में कोई स्कीम नहीं थी। वो तो इसने इसलिए छुपाया था कि अंधेरी रात में कैमरा लिए फिरने की कोई तुक नहीं बनती थी। और फिर वो ऐसी सूरत में, जबकि इसके अलावा भी खोटी में कोई ऐसा आदमी मुकीम था जिसके पास ट्रांसमीटर मौजूद था, वो अपने खिलाफ इसके शुबहात में इजाफा कैसे करता? ट्रांसमीटर पर इस आदमी की गुफ्तगू वैसे ही जाहिर कर चुकी थी कि वो इमरान को अच्छी नजर से नहीं देखता, इसके मुतालिक उलझन में है। कहाँ झगड़ा हुआ था? फयाज ने उगवी पार्क में पहुंचकर इमरान से पूछा। ओह, वो थोड़ा आगे आओ। इमरान इन्हें थोड़ी दूर ले जाकर रुक गया। कई बरकी टार्चों की रोशनियां चारों तरफ चकराने लगी। वो कहाँ है जिसे तुमने मारा था? फयाज ने गुस्सीली आवाज में कहा। यही तो था। इमरान के लहजे में हैरत थी, और इसके दीदे गर्दिश कर रहे थे। मैं ना कहता था। नजीब चहका। मगर इनसे इस हरकत का मकसद जरूर पूछिए कप्तान साहब। ऐसा भी क्या मजाक, और फिर ऐसी सूरत में जबकि पिछली ही रात एक हादसा हो चुका है। इमरान सोच रहा था क्या इसने ट्रांसमीटर में नजीब की आवाज सुनी थी, मगर वो फैसला ना कर सका, क्योंकि इस वक्त लबो लहजा और आवाज पर ध्यान देने की फुर्सत ही नहीं मिली थी। इसका जहन तो इस खदशे में उलझ कर रह गया था कि कहीं इसी वक्त जोलिया भी ना बोल पड़े। इस वक्त इमरान ने यह जाल दरअसल इसीलिए बिछाया था कि खोटी के हालात से मुतल्लिक ट्रांसमीटर पर गुफ्तगू करने वाला सामने आ जाए। क्या इसे कामयाबी हुई थी? अभी तक इमरान इसका फैसला नहीं कर सका था। अचानक इसे अपना ट्रांसमीटर याद आ गया, और फिर इसके जहन में एक नई स्कीम करवटें लेने लगी। रोशनी के दायरे अब भी उगवी पार्क के अंधेरे में गर्दिश कर रहे थे, और इमरान झाड़ियों में जांगता फिर रहा था। दफतन इसने बराई हुई आवाज में कहा, अरे भाई, ये कैमरा किसका है? कैप्टन फयाज करीब ही था। इमरान ने कैमरे का तस्मा पकड़कर झुलाते हुए कहा, ये इस झाड़ी में पड़ा हुआ था। लोग फिर इसके गिर्द इकट्ठा हो गए। कैमरे का एक भी दावेदार ना निकला, लेकिन इमरान ने टार्च की रोशनी में एक आदमी के चेहरे पर बहुत ज्यादा हैरत के आसार पाए। ये चंगेजी का दोस्त नजीब था। फयाज ने कैमरा इसके हाथ से ले लिया, और कुछ देर बाद वो खोटी में वापस आ गए। कुछ लोगों को इमरान के बयान पर यकीन आ गया था, और कुछ अभी तक शुबे में मुब्तला थे, लेकिन शायद इनमें से किसी को भी समझ में ना आ सका था
کہ آخر ایسا مذاق ہی کیوں، وہ لوگ حال ہی میں ٹھہرے رہے کیونکہ اس غیر ضروری دوڑ دھوپ کے بعد شراب کی ٹرالیوں کو گردش میں آنا ہی چاہیے تھا۔ البتہ عمران اپنے کمرے کی طرف چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد فیاض بھی وہاں موجود تھا۔ اب تم یہ کہو گے کہ یہ کیمرہ نہیں ٹرانسمیٹر ہے، عمران اسے آنکھ مار کر بولا۔ کیا تم نے جو کچھ کہا تھا سچ تھا؟ دیر کی بات ہوئی سپر فیاض، اب یہ سوچنا پڑے گا کہ میں نے سچ کہا تھا یا غلط، عمران نے کچھ سوچتے ہوئے کہا۔ لیکن اب یہ کیمرہ مجھے واپس کر دو۔ کیا مطلب؟ یہ میرا ہے۔ بکواس مت کرو، یہ سرکاری تحویل میں جائے گا۔ اس صورت میں تمہیں زیادہ شرمندگی اٹھانی پڑے گی۔ میں وزارت خارجہ کے سیکرٹری کی خدمت میں درخواست پیش کروں گا کہ سرکار کے بھتیجے فیاض نے مار پیٹ کر میرا ٹرانسمیٹر چھین لیا۔ یہ رہا اس ٹرانسمیٹر کا پرمٹ جو مجھے دفتر خارجہ سے ملا تھا۔ فیاض اسے بڑی زہریلی نظروں سے دیکھتا رہا، پھر اس نے ہاتھ بڑھا کر پرمٹ اس سے لے لیا۔ اچھی بات ہے، اس نے کچھ دیر بعد طویل سانس لے کر کہا، تو تم نے کھیل شروع کر دیا ہے، لیکن مجھے اسے الگ رکھنا چاہتے ہو۔ کچھ نہیں سپر فیاض، یار پھر میں کیا کرتا؟ بات تو بنانی ہی تھی، کیونکہ ایک ملازم نے مجھے پھٹے حالوں میں دیکھ لیا تھا، ورنہ میرا ارادہ تو یہ تھا کہ چپ چاپ اپنے کمرے میں جا کر کپڑے تبدیل کر لوں گا، مگر نوکر نے دیکھ ہی لیا۔ میں نے سوچا اب کوئی کہانی تخلیق کرنی پڑے گی، اس لیے ٹرانسمیٹر وہیں پھینکا۔ اگر ایسا نہ کرتا تو خواہ مخواہ۔ مگر پھر کیا بات تھی؟ وہ کوئی عورت تھی سپر فیاض، عمران نے چاروں طرف دیکھتے ہوئے آہستہ سے کہا۔ نہیں بکواس، فیاض برا سا منہ بنا کر بولا۔ اس نے کسی بھوکی بلی کی طرح مجھ پر حملہ کیا تھا اور نوچ کو سوٹ کر چلتی بنی تھی۔ خیر تم کرتے رہو بکواس، یقین کسے آئے گا، مگر تمہاری اس حرکت سے میں دشواریوں میں پڑ گیا ہوں۔ یعنی ابھی خان دلاور نے مہمانوں سے درخواست کی ہے کہ وہ رخصت ہو جائیں، کیونکہ اب وہ کسی نئے صدمے سے دوچار نہیں ہونا چاہتا تھا۔ تو کل صبح یہ سب چلے جائیں گے؟ قطعی طور پر، ظاہر ہے کہ درخواست صاحب خانہ کی طرف سے پیش کی گئی ہے، فیاض نے کہا۔ عمران کچھ نہ بولا، وہ سوچ رہا تھا کہ واقعی یہ تو بہت برا ہوا، اس نے اس پہلو پر غور ہی نہیں کیا تھا۔ یہ بھی حقیقت تھی کہ وہ 2-1 دن ان مہمانوں کو وہاں مزید روکنا چاہتا تھا، کیونکہ ٹرانسمیٹر نے وہاں کسی ایسے آدمی کی موجودگی ثابت کر دی تھی جو چنگیزی کے قضیے سے کسی نہ کسی طرح متعلق تھا۔ یہاں سے شہر پہنچ جانے کے بعد اسے یقینی طور پر بہت زیادہ تگ و دو کرنی پڑتی۔ تم انہیں روک سکتے ہو سپر فیاض، عمران نے تھوڑی دیر بعد کہا۔ ناممکن، میں نہیں چاہتا کہ میرے اور دلاور کے درمیان بدمزگی ہو جائے۔ امیں تم پولیس آفیسر ہو شیخ تجمل حسین؟ کچھ بھی ہو، فیاض کچھ سوچتا ہوا بولا، میرے بس سے باہر ہے، میں خان دلاور کو بور نہیں کرنا چاہتا۔ آہا ٹھہرو، پوسٹ مارٹم کی رپورٹ آ گئی ہے، مگر پہلے تم اس خط کا معاملہ صاف کرنے کی کوشش کرو جو تمہیں چنگیزی کمرے سے ملا تھا۔ تم ہی صاف کرنے کی کوشش کرو سپر فیاض، کیونکہ وہ خط سب سے پہلے تمہیں ملا تھا۔ مقصد یہ تھا کہ میں اپنے کمرے میں چلا جاؤں، کیوں؟ ہاں غالباً میں نے یہی سوچا تھا۔ پھر اس سے کیا ہوتا ہے؟ کیا حال میں میری موجودگی اسے مرنے سے بچا لیتی؟ فیاض نے عمران کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ اسی قسم کی کوئی چیز ہو سکتی تھی، ورنہ تمہیں حال سے الگ رکھنے کا کیا فائدہ؟ وہ کمرے سے حال میں پہنچ کر مرا تھا، فیاض نے کچھ سوچتے ہوئے کہا۔ تمہارا خیال صحیح ہے، شاید میں اسے بچا ہی لیتا۔ اوہ میرے خدا، اگر اس حادثے میں کسی آدمی کا ہاتھ تھا تو وہ میرے بارے میں بہت کچھ جانتا ہے، بہت کچھ۔ عمران، اس لیے اس نے مجھے حال سے الگ رکھنے کی کوشش کی تھی۔ بہت اچھے جا رہے ہو سپر فیاض، عمران نے متحیرانہ انداز میں کہا۔ جانتے ہو پوسٹ مارٹم کی رپورٹ کیا کہتی ہے؟ فیاض کا لہجہ فخر سے لبریز تھا۔ عمران نے نفی میں سر ہلا دیا۔ رپورٹ کہتی ہے کہ وہ الیکٹرک شاک سے مرا ہے۔ نہیں! عمران کی آنکھیں سچ مچ حیرت سے پھیل گئیں۔ الیکٹرک شاک؟ ہاں، شاید مجرم جانتا تھا کہ علامات سے اندازہ کر لوں گا کہ وہ بجلی کا شکار ہوا ہے، پھر تھوڑی سی ضروری تدابیر اسے موت سے بچا لیتی۔ جو شخص الیکٹرک شاک لگنے کے بعد تھوڑی دیر بھی زندہ رہ سکے اسے بچایا جا سکتا ہے۔ شاید میں نے بھی چھوٹی جماعت میں یہی پڑھا تھا۔ عمران نے سر ہلا کر اس کے بیان کی تصدیق کی۔ بکواس مت کرو، میں نے اس موضوع پر ریسرچ کی ہے، فیاض اکڑ کر بولا۔ لیکن سپر فیاض، یہ چھوٹی لکیر کیا بلا تھی؟ عمران نے خشک لہجے میں پوچھا۔ ہو سکتا ہے کہ اس نے چھوٹی لکیر کے بجائے کچھ اور کہا ہو، سننے والے سمجھ نہ سکے ہوں۔ اور وہ 3 لکیریں سپر فیاض جو اس کے کمرے کی دیوار پر ملی تھیں۔ تم خواہ مخواہ لکیر پیٹ رہے ہو، فیاض نے مذاق اڑانے والے انداز میں کہا۔ اپنی وہی کھوپڑی استعمال کرو جو پہلے بہت تیزی سے چلا کرتی تھی۔ ناریل کے تیل نے اسے تباہ کر دیا سپر،
इमरान मगमूम लहजे में बोला, लेकिन तुम लकीरों के बारे में संजीदा क्यों नहीं हो? क्योंकि वो महज चौथी लकीर की बिना पर इसके मर जाने के बाद वजूद में आई थी। चंगेजी हाल के एक दरवाजे के पर्दे से उलझ कर गिरा था और इसका सर इसी पर्दे में लिपट कर रह गया था। इसकी आवाज बराई हुई सी थी। वो कुछ कह रहा था जिसे चौथी लकीर समझा गया। मुजरिम यही मौजूद था। उसने सोचा, सनसनी फैलाने और पुलिस को गुमराह करने के लिए एक स्टंट और सही। मुजरिम की बात क्यों सोच रहे हो सकता है इस ही की किसी गलती की बिना पर इलेक्ट्रिक शॉक लगा हो। उस खत को भी जहन में रखो जो मेरी जेब से गुजरकर उसके कमरे में पहुंचा था। अगर वो इमरान की हरकत ही रही हो तो। इमरान ने अपनी बाईं आंख दबाई। उस सूरत में इमरान को गोली मार दी जाएगी। फयाज का लहजा तल्ख था। इमरान अहमकाना अंदाज में हंसने लगा। फिर इसने कहा, अच्छी बात है सुपर फयाज, पहले मुझे वो बंदूक तो तलाश कर लेने दो जिससे अफीम की गोली निकलती है। ओह, खत्म करो। फयाज मेज पर घोंसा मारकर बोला, मैं तुमसे पूछता हूं कि इस वक्त तुमने ये हंगामा क्यों बर्पा किया था? दिल ही तो है। अब मुझे बोर ना करो, नींद आ रही है। ठीक इसी वक्त किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी। इमरान ने हांक लगाई, आ जाओ, और नजीब दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हुआ। पहले तो उसकी आंखों में हैरत नजर आई, फिर इसने बराई हुई आवाज में कहा, क्या आप इस वक्त मिसेस चंगेजी से मिलना पसंद करेंगे? क्यों, क्या बात है? फयाज ने अपने लहजे में बारीपन पैदा करने की कोशिश करते हुए पूछा। वो इसी वक्त आपसे गुफ्तगू करना चाहती हैं। चलिए। फयाज उठ गया। उसके साथ इमरान भी उठा, लेकिन न जाने क्यों नजीब की पेशानी पर सलवटें नजर आने लगी। इसने कहा, क्या आप भी? फयाज इमरान की तरफ मुड़ा और इमरान गड़गड़ाने लगा, खुदा के लिए कप्तान साहब, मुझे तन्हा ना छोड़िए, मैं आपके साथ रहना चाहता हूं। मैं आज रात तन्हा नहीं रह सकता। चलिए आइए, शायद आज आप मेरे ही कमरे में डेरा जमाएंगे, फयाज ने कहा। नजीब अपना निचला होंठ दांतों में दबा कर रह गया। फिर वो कमरे से बाहर निकले ही थे कि खानदिलावर के सेक्रेटरी ने मिसेस चंगेजी के अचानक बेहोश हो जाने की इत्तला दी। अरे बाप रे, इमरान बुड़बुड़ाया, अब मैं कहाँ जाऊं? पता नहीं कब इस बुतखाने से छुटकारा नसीब होगा। आपको किसने रोका है जनाब? नजीब बोल पड़ा, और फयाज ने इसे इस तरह घूर कर देखा जैसे कच्चा ही चबा जाएगा। दिलावर के सेक्रेटरी जेगम ने यह भी बताया कि खान दिलावर मिसेस चंगेजी कमरे में मौजूद है। ये जेगम बड़ा खुश शक्ल और खुश लिबास नौजवान था। सेहत भी अच्छी थी। लोगों का ख्याल था कि दिलावर इसे अपने सारे आदमियों पर फोकियत देता है। आप इनके कमरे से कब आए थे? फयाज ने नजीब से पूछा। मुश्किल से 5 या 6 मिनट गुजरे होंगे, मगर इनकी हालत से यह नहीं महसूस होता था कि वो किसी किस्म की कमजोरी महसूस कर रही हैं। अब इस तरह बेहोश हो जाना मेरी समझ में तो नहीं आता। जो समझ में ना आए इससे फौरन जहन से धक्का दीजिए, इमरान ने सर हिलाकर कहा, और नजीब का मूड फिर बिगड़ गया, मगर वो कुछ बोला नहीं। उनके कमरे में और कौन था? फयाज ने नजीब से पूछा। जब मैं आपके पास आया हूं इस वक्त तक कोई नहीं था। खान दिलावर बाद में ही आए होंगे। मैंने मिसेस चंगेजी को तन्हा छोड़ा था। दफतन इमरान ने महसूस किया कि दिलावर का सेक्रेटरी जेगम नजीब को खुनख्वार नजरों से घूर रहा है, लेकिन बज़ाहिर इमरान ने इसकी तरफ ज्यादा तवज्जो नहीं दी। वो अपना बेताल्लुकाना अंदाज बरकरार रखना चाहता था। फिर वो मिसेस चंगेजी के कमरे की तरफ आए। दरवाजा खुला हुआ था और खान दिलावर दरवाजे ही पर मौजूद था। इनकी आमद पर इसने मुड़कर कमरे के अंदर देखा। मिसेस चंगेजी मिस्री पर पड़ी थी। मैं जब आया तो दरवाजा इसी तरह खुला हुआ था, खान दिलावर ने कहा। फयाज कमरे में दाखिल होता हुआ बुड़बुड़ाया, अब कोई नई मुसीबत? फिर नजीब की तरफ मुड़कर पूछा, क्या आपने दरवाजा बंद किया था? ओह, ये तो मुझे याद नहीं। मैंने दरवाजा बंद किया था या खुला छोड़ा था, मगर ये मिस्री पर नहीं इस आराम कुर्सी पर थी। बेहोश होने से पहले लेट जाना बहुत जरूरी होता है मिस्टर नकीब, इमरान ने कहा। मेरा नाम नजीब है, वो दांत पीस कर बोला और फिर बेहोश औरत की तरफ मुतवज्जा हो गया। इमरान बनजर गायज चारों तरफ देख रहा था। दफतन इसकी नजर मिस्री के नीचे पड़ी हुई एक इंजेक्शन लगाने वाली सिरिंज पर पड़ी, लेकिन इसने बड़ी तेजी से इस पर से नजर हटा ली। अब वो अहमकाना अंदाज में फयाज की शक्ल देख रहा था। फिर फयाज ने भी किसी न किसी तरह इसे देख ही लिया। वो डॉक्टर जेबी की सिरिंज साबित हुई। खुद डॉक्टर जेबी ने इसका इतराफ किया, लेकिन ये ना बता सकी कि वहां इसका पाया जाना क्या मानी रखता है। फयाज ने सिरिंज पर कब्जा कर लिया। उसमें किसी सियाल की कलील मिकदार अब भी मौजूद थी। डॉक्टर जेबी ने परेशान होकर इतना जरूर कहा था कि अब कोई इसे फंसाने की कोशिश कर रहा है। इमरान ने इस मौके पर रायजनी नहीं की। वो इस मसले पर कुछ सोच ही नहीं रहा था। इसके जहन में तो सिर्फ 2 चीजें थीं,
चौथी लकीर और इलेक्ट्रिक शॉक। इसका जहन मुतवातिर चौथी लकीर और इलेक्ट्रिक शॉक की गर्दान किए जा रहा था। इसे ऐसे महसूस हो रहा था जैसे इसने चौथी लकीर और इलेक्ट्रिक शॉक के मुतालिक पहले भी कहीं कुछ सुना या पढ़ा हो। इसने फैसला कर लिया कि वो इसी वक्त शहर वापस जाएगा। वो कैप्टन फयाज को उलझन में छोड़कर चला गया। इसने इसे रोकने की कोशिश की थी, मगर कौन सुनता है। बस फयाज अपनी बोटियां नोचता रह गया। मिसिस चंगेजी अब भी बेहोश थी और फयाज डॉक्टर जेबी से सिरिंज के मुतालिक बेहतरी सवालात कर चुका था, लेकिन वो इससे ज्यादा नहीं मालूम कर सका कि सिरिंज वहां डॉक्टर जेबी की लाइल्मी में पहुंची थी। मेरी समझ में नहीं आता कि ये क्या किस्सा है, नजीब बुड़बुड़ाया। कुछ भी नहीं, मामला साफ जाहिर है। मिस्टर चंगेजी की मौत कुदरती नहीं थी। इनकी मौत के बाद मिसेस चंगेजी ज़हनी तौर पर बेकार हो गई थी। इनसे किसी किस्म की भी गुफ्तगू नतीजा खेज साबित ना हो सकी। फिर वो इस ज़हनी दौर से गुजर गईं और किसी ने सोचा कि अब वो मतलब की गुफ्तगू कर सकेंगी। हो सकता है कोई ऐसी बात कह जाएं जो किसी को फांसी के तख्ते तक पहुंचा दे। तो क्या डॉक्टर जबी? नहीं, वो इतनी अहमक नहीं हो सकती कि अपनी सिरिंज वहां छोड़ जाती, फयाज ने कहा। थोड़ी देर तक खामोश रहा और फिर मुस्कुराकर बोला, अब इस मामले को पेचीदा बनाने की कोशिश की जा रही है। फयाज की मुस्कुराहट मानी खेज थी और वो नजीब की आंखों में देख रहा था। नजीब सटपटा गया, लेकिन फिर फौरन ही इसके होंठों पर मुस्कुराहट नजर आई और इसने कहा, तब तो ये हरकत मैंने ही की होगी। क्या मतलब? फयाज की भुएं तन गईं। इसे शुबा हुआ था कि शायद वो इसका मजाक उड़ाने की कोशिश कर रहा है। जबी के मुतालिक आप सोच ही नहीं सकते। खानदिलावर का सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि जबी ही वाली मंतक यहाँ भी मौजूद है। जबी इतनी अहमक नहीं हो सकती कि वहां सिरिंज छोड़ जाती, और खानदिलावर भला ऐसी हमाकत कैसे कर सकता है कि इसे मदऊ करके अपने ही घर में खत्म कर देता, जबकि खत्म करने के लिए इससे बेहतर मौके हाथ आ सकते थे। बस तो फिर जब बेगम चंगेजी ने ख्याल जाहिर किया कि वो आपसे गुफ्तगू करेंगी, तो मैंने। शुक्रिया, फयाज हाथ उठाकर बोला। मेरा ख्याल है कि मैंने आपको इस मसले पर बहस की दावत नहीं दी। दूसरे दिन इमरान ने अपने फ्लैट से जूलिया को फोन किया। दूसरी तरफ ताजा तरीन इतलात तैयार थी। जूलिया ने इसे बताया कि मिसेस चंगेजी अपने शहरी कयामगाह में वापस आ गई है। इसके साथ एक औरत डॉक्टर जबी भी है और एक मर्द मिस्टर नजीब। ये दोनों इसी की कयामगाह पर हैं? इमरान ने पूछा। हाँ, मगर तुम इस चक्कर में क्यों पड़ गए? क्या इस केस का ताल्लुक हमारे महकमे से है? नहीं, आजकल तुम्हारा चूहा मुझ पर कुछ ज्यादा मेहरबान हो गया है। क्या मतलब? मुसलसल जोर दे रहा है कि मैं शादी कर लूं। बकवास, मैं इस केस के मुतालिक गुफ्तगू कर रही थी। मुझे अफसोस है कि यह अभी तक केस बन ही नहीं सका है। तुम झक मार रहे हो। जब मक्खियां नहीं मिलती तो मैं जक ही मारता हूं। शुगल के तौर पर कुछ न कुछ तो होना ही चाहिए। वैसे आज शाम की तफरीह के मुतालिक क्या कहती हो? आहा, क्या आजकल तुम्हें हरी घास नसीब हो रही है? जूलिया हंस पड़ी। बेतहाशा, मगर शाम की तफरीह? किस्सा क्या है? बस एक जगह चलेंगे। मेरा जिम्मा है कि तुम बोर नहीं होगी। थोड़ी तवक्कुफ के बाद जूलिया ने कहा, अच्छी बात है, लेकिन तुम टेक्निकलर सूट नहीं पहनोगे। बेहतरीन इवनिंग सूट में, इमरान ने इसे यकीन दिलाया। दूसरी तरफ से सिलसिला मुनक़ता हो गया। फिर शाम को 5 बजे जूलिया इमरान की कार में नजर आई। इमरान इस वक्त वादे के मुताबिक शराफत ही के जामे में था। इसने शोख रंगों के कपड़े नहीं पहने थे। रख रखाव से भी एक बासरी का आदमी मालूम हो रहा था। जूलिया को इस तब्दीली से बड़ी हैरत हुई, लेकिन इसने इस मौजू पर गुफ्तगू नहीं छेड़ी। वो जानती थी कि अक्सर इमरान लोगों को चढ़ाने के लिए भी आदमियत के हदूद तजावज कर जाता है। हम कहाँ चल रहे हैं? जूलिया ने पूछा। डॉक्टर सैफी का नाम सुना है कभी? नहीं, मैं इसे नहीं जानती। आहा, अभी पिछले ही दिनों की बात है कि शहर के सारे अखबारात ने इसमें दिलचस्पी लेनी शुरू कर दी थी। वो 1500 साल पुरानी किताब वाला किस्सा। ओह, वो क्या तुम वहीं जा रहे हो? लेकिन मैंने तो सुना है कि वो बहुत बदअखलाक आदमी है, किसी से मिलता जुलता नहीं। इसीलिए तो तुम्हें ले जा रहा हूं। क्या मतलब? मिस्टर और मिसेस डंप से जरूर मिलेगा। हाँ, अगर मिस्टर डंप तन्हा आए होते तो दूसरी बात थी। वो शायद इनका कार्ड भी देखना पसंद ना करता। अरे अरे, तुम मुंह क्यों बना रही हो? मैंने लोगों से सुना है कि तुम बहुत खूबसूरत हो, इसलिए मेरा ख्याल है कि हम इसकी खोटी में दाखिल हो सकेंगे। मुझे उतार दो, जूलिया गुर्राई।
अगर इसने तुम्हें फ्राइंग पैन में तलकर खाने की कोशिश की तो मैं इसे गोली मार दूंगा, वादा करता हूँ। दूसरी सूरत में शायद तुम्हें X2 के अताब का शिकार बनना पड़े। ये इसी की हिदायत है कि मैं डॉक्टर सैफी से मिलूं। मैं समझती हूँ, इसने कुछ देर बाद कहा। ये गालिबन चंगेजी ही के सिलसिले की कोई कड़ी है, लेकिन ये बताओ तुमने कल रात मुझे ट्रांसमीटर पर काशन क्यों दिया था? हाँ, खूब याद आया। क्या तुमने इस काशन के अलावा भी कुछ और सुना था? नहीं, कुछ भी नहीं, लेकिन तुम्हारी आवाज अजीब सी लगी थी। मगर तुमने गुफ्तगू से क्यों रोका था? करीब ही 2 बिल्लियां लड़ रही थीं। मैंने सोचा कहीं तुम इनकी आव वाव से बोर ना हो जाओ। बकवास। फिर तुमने मिसेस चंगेजी और इसके मिलने जुलने वालों के मुतालिक भी कुछ नहीं पूछा। अब जरूरत नहीं। केस के मुतालिक X2 ने अपने नजरियात बदल दिए हैं, इमरान ने लापरवाही से कहा और फिर मुस्कुराकर बोला, मैंने लोगों को कहते सुना है कि तुम आजकल वाकई बहुत अच्छी लगती हो। बेतुकी बातें मत करो, तुम अक्सर बहुत तकलीफदेह हो जाते हो। मम्मी भी यही कहती हैं। इमरान ने ठंडी सांस ली। मम्मी के बच्चे, तुम खामोश ही रहा करो तो बेहतर है, जोलिया ने गुस्सैली आवाज में कहा। इमरान ने कुछ कहने के लिए मुंह खोला, लेकिन कार फिर एक इमारत के फाटक में मोड़ दी। यही डॉक्टर सैफी की खूटी थी। बाएं बाग वीरान पड़ा था, कहीं कहीं खुदरो झाड़ियों की हरियाली नजर आ रही थी। इसने कार पोर्च में खड़ी कर दी और वह दोनों नीचे उतर आए। बरामदे में भी कोई नहीं था, सारे दरवाजे बंद नजर आ रहे थे। मेरा ख्याल है कि इस इमारत में कोई नहीं रहता, जोलिया पलकें चिपकाती हुई बोली। परवाह मत करो, इमरान ने खुशदिली का मुजाहरा किया। मैंने दूसरों से सुना है कि तुम बहुत खूबसूरत हो, अपनी जाती राय नहीं रखता। मैं तुम्हारी नाक तोड़ दूंगी। जोलिया भप्पर गई। इमरान स्विच बोर्ड पर घंटी का बटन दबाने लगा।